हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक में, जिसमें सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया था वो थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। इसमें एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। नहीं तो देखिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे लास्ट क्लास में आपने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस किए थे हम लोग। नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और एंथैल्पी डिस्कस करेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जानना है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हो, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। कहा गया कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट सो दैट फर्दर डिसोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। 1 मोल किसी भी सॉल्युबल सॉल्ट को, कंपाउंड को आप क्या करिए, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए। तो 1 मोल कंपाउंड को डिसॉल्व करने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आइदर रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, दोनों तरीके हो सकती है। मींस एंथैल्पी चेंज का मतलब यही होता है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसॉल्व in solvent so that further dissolution does not take place is called enthalpy of solution। मैंने आपको बताया कि ये अगर 1 मोल कंपाउंड को डिसॉल्व करते हो तो या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर इवॉल्व होगी तो क्या बोलेंगे आप उसको, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। ये दोनों हो सकते हैं। तो देख लीजिए आप, जैसे KCl आपने लिया, KCl का 1 मोल ले लिया, 1 मोल आप वे करके ले सकते हो। जैसे पोटासियम 39 एंड क्लोरीन होता है 35.5, दोनों को वे कर लीजिए आप, तो 58.5 ग्राम आप क्या करो, KCl लो और उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दो। सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, नहीं, हम उन्हें एंथैल्पी ऑफ क्या कहेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 4.4 किलो जूल पर मोल ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है फॉर KCl। सिमिलरली कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है, आपने इसको भी डिसॉल्व किया पानी में। एक्वस का मतलब आप जानते ही हो वाटर होता है। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा और ये एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसमें जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड किया गया है वो 2.4 किलो जूल पर मोल है बच्चों, ठीक है। तो देखो आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी मालूम हो। नहीं, लैटिस एंथैल्पी एंड अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको मालूम हो तो दोनों को सम कर देंगे तो आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब कहोगे लैटिस एंथैल्पी क्या होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बच्चों। लैटिस एंथैल्पी कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उनके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से बनाने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। आई रिपीट, फिर से सुनिए, 1 मोल किसी भी आयनिक कंपाउंड को उनके गैसियस कंस्टिट्यूएंट से बनाने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। जैसे मान लो आपको NaCl बनाना है, तो NaCl के लिए आपको 1 मोल सोडियम आयन इन गैसेस फेज और 1 मोल क्लोराइड आयन इन गैसेस फेज लेना होगा। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको 1 मोल NaCl मिलेगा। नहीं, तो उनसे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं, तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, उनसे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जनरली आप देखते हैं अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी मोस्टली आपका एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए कहा गया कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
ये दोनों हो सकते हैं बच्चों। तो आपको आई होप ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं, अब जो आपके पास है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये जनरली बच्चों को मुश्किल से समझ में आता है, हालांकि बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आप मुझे बता दीजिए ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो देखो बच्चे, जब आप एसिड को बेस से मिलाते हो और रिएक्शन होता है, एसिड को बेस से आपने मिलाया और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, तो इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपने NaOH को HCl से मिला दिया एक बीकर में, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा बताओ, NaCl एंड वाटर। तो NaCl क्या होगा, सॉल्ट, और ये जो रिएक्शन कहलाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया आया। तो जब एसिड और बेस को मिलाते हो तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। नहीं, और हमें ये जानना है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये बताया गया बच्चों कि एंथैल्पी चेंज व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वन इक्विवेलेंट एसिड एंड बेस टेक्स प्लेस। अगर आप एक इक्विवेलेंट एसिड लेते हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस, जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो इनसे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब आप कहोगे ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं मालूम तो आपको परेशानी होगी। तो देखो बच्चों, कहा गया ये जो आपका प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये प्रोसेस कैसा है बच्चों, एक्सोथर्मिक, एंड इनको आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद है ना आपको, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, एडिटिव नहीं है। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 इक्विवेलेंट बेस टेक्स प्लेस। जब आप एक इक्विवेलेंट एसिड को एक इक्विवेलेंट बेस के साथ मिलाओगे और इनसे क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, तब आप इन्हें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे बच्चों। तो जरा आपको ये जानना होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कह सकते हो आप इसको, आइदर आप कहो ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, जरा आप बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। जब आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता होगा तभी तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को मिलाओगे तो इनसे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नहीं, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो नॉर्मलिटी, M1V1 इक्वल टू M2V2 या N1V1 इक्वल टू N2V2। तो ये जो N1V1 होता है बच्चों, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मान के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी जानते हो ना, अगर आप नॉर्मलिटी को मोलरिटी से कोरिलेट करोगे तो नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। समझ रहे हो भाई। तो आप क्या कहेंगे, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और अगर वेट गिवन हो और आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को भी आप ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, और इसी को आप मोल्स इनटू एन फैक्टर भी लिख सकते हो। हाउ, तो देखो बच्चे, वेट, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल का मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया जिसको आप एन फैक्टर कह रहे हो, वेट बाय मोल का वेट क्या होता है, मोल, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर भी ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो सकता है। गेटिंग और नॉट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अगर देखिए इसको हमने नोट करके लिखा है क्या, कि व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस टेक्स प्लेस, देन अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को आप रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइजेशन करते हो तो इनसे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो, आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी बच्चों
जो रिलीज होगी वो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस 13.7 देखिए 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या माइनस 57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आप कह सकते हो। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के साथ मिलाकर न्यूट्रलाइज किया तो इनसे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, अगर ये दोनों एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी, जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, दैट विल बी -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या आप कह सकते हो कि -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा बच्चों? ये इस कॉन्सेप्ट के लिए बैकबोन है, इसी पे ऑलमोस्ट सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा देखिए कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे, इसको लेकर ये कॉन्सेप्ट 2 है। इस कॉन्सेप्ट 2 में कहा गया कि मान लेते हैं कि हमने NaOH और HCl को मिलाकर क्या बनाया, न्यूट्रलाइज किया। आपने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ मिक्स कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन के बाद आपको मिलेगा NaCl एंड वाटर। तो NaCl क्या है? NaCl सॉल्ट है बच्चों, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। रिएक्शन क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। अब आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH और 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl को मिक्स कर दिया, तो आपको NaCl कितना मिलेगा, उतना ही 1 इक्विवेलेंट मिलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। आप किलो जूल में बोल सकते हो। अब मान लीजिए हमने इसको 2 इक्विवेलेंट ले लिया और ये भी 2 इक्विवेलेंट ले लिया, नहीं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 2 इक्विवेलेंट बनेगा। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी, इंटू 2। जो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, नहीं क्योंकि आपने 2 इक्विवेलेंट लिया है। अगर हमने 3 इक्विवेलेंट ले लिया, अगर हमने 3 इक्विवेलेंट ले लिया, तो इससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो इंटू 3 हो जाएगी, -13.7 इंटू 3 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। समझे कि नहीं? अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कहा गया कि 3 इक्विवेलेंट NaOH एंड 2 इक्विवेलेंट आपने कह लिया HCl, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो देखो आपको याद होगा कि एक इक्विवेलेंट एक से रिएक्शन करता है तो 2 से रिएक्शन करेगा, मतलब ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? तो वो रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अगर 2 कंपोनेंट लिया है आपने और रिएक्शन स्टार्ट किया और उनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन नहीं है, तो जो कम मोल्स में होगा वो कंज्यूम हो जाएगा पहले। तो जैसे ये पूरी तरह खत्म हो गया, रिएक्शन खुद ही बंद हो जाएगा ना, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट इसका 2 इक्विवेलेंट इसका रिएक्शन किया, उसके बाद ये हो गया 0। तो क्या अकेला NaOH थोड़ी ना NaCl बना सकता है भाई? नहीं। तो आप कहेंगे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट मिलेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला दैट विल बी 2 इक्विवेलेंट। नहीं, अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 3 से मल्टीप्लाई करोगे? अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर गलत होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट विल डिसाइड कि आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना मिलेगा। गेटिंग और नॉट? समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने इस पे एक सवाल पहले तो एक नोट देख लीजिए क्या है कि व्हेन एनी वन ऑफ एसिड और बेस और बोथ आर वीक देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज लेस देन -13.7। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस को जब आप मिक्स करोगे तो इनसे जो इनके रिएक्शन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एसिड बेस में किसी एक को वीक रख लिया, चाहे आपने एसिड को वीक रखा
या बेस को वीक रखा या दोनों को वीक रखा। इन दिस केस अगर दोनों वन इक्विवेलेंट है तो जो आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलेगा बच्चों वो जो 13.7 आपके पास था उनसे लेस मिलेगा, उनसे कम मिलेगा। नहीं तो नोट करके आपको लिखना है ये पॉइंट कि व्हेन एनी वन ऑफ एसिड और बेस और बोथ, या तो आप एसिड ले लीजिए या बेस ले लीजिए या फिर दोनों, है ना, दोनों क्या हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीक हो, then enthalpy of neutralization always what, less than 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब क्यों, तो कहा गया कि बिकॉज सम एनर्जी इज यूटिलाइज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि वीक एसिड 100% आयनाइज नहीं होगा आपके सॉल्वेंट में, तो जो जितना डिसॉल्व होना था हो गया, और जो अनआयनाइज्ड है उनको आयनाइज करने के लिए भी एनर्जी देनी होती है। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसी से आपको माइनस करना है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज देखना होता है हमें। तो बिकॉज सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। नहीं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी, और जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तो टोटल जो 13.7 से माइनस करना होगा। जब माइनस करेंगे आप तो ऑब्वियस बात है इनसे कम वैल्यू आएगी। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंटल डेटा देखना चाहते हो बच्चों तो जरा आप देखिए, एक्सपेरिमेंटल डेटा में कहा गया कि अगर आपके पास NaOH है और इसका आपने रिएक्शन करा दिया किससे, HCl से, देखिए ये बेस है ये एसिड है, हमने 1 इक्विवेलेंट लिया, ये भी 1 इक्विवेलेंट लिया, तो NaCl बना वाटर, चूंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है तो इनसे आपको ये वैल्यू मिलेगी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया बच्चों, ये तो ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हो ना, और ये ले लिया हमने वीक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, क्या आप जानते हैं, ये एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, क्या बोलोगे इसको, वीक एसिड। अब आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को आपस में ट्रीट कर दिया, रिएक्शन करा दिया, तो नो डाउट आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस सॉल्वेंट में वाटर। अब आपको बताना है कि इसमें डेल्टा H की वैल्यू 13.7 होगी या उससे कम होगी। तो देखो ऑब्वियस बात है, आपको कहा गया कि अगर वीक एसिड लेते हो आप या वीक बेस लेते हो या दोनों वीक लेते हो तो इन दैट केस जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो क्या होगा, जो 13.7 है उनसे कम होगा। नहीं तो ये वैल्यू क्या आई, डेल्टा H इक्वल टू माइनस 13.4 किलो कैलोरी, 13.4 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब आपने वीक बेस ले लिया और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, है ना, ये क्या है, सॉल्ट है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो इसमें देखिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई वो भी 13.7 से कम है, दैट इज ये 12.3 किलो कैलोरी मिला। नहीं तो इससे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, नहीं, और उनका ट्रीटमेंट या तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हो। अगर आपने एसिड लिया तो बेस से कराओ, बेस लिया तो स्ट्रॉन्ग से कराओ, है ना। लेकिन किसी एक को आपने वीक रख दिया या दोनों को वीक रखा तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल रही थी 13.7 उनसे आपको कम मिलेगी। गेटिंग दिस पॉइंट, क्या आप इसे नोट करना चाहेंगे, कर लीजिए। अब सवाल यह है कि आप ये कैसे पहचानोगे कि वीक एसिड कौन सा है और वीक बेस कौन सा है। तो इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, ऐसे देख लो अगर किसी में कार्बन हो गया, शॉर्ट ट्रिक यह है कि अगर किसी में कार्बन हो गया, मिल गया किसी भी एसिड में,
तो वीक एसिड होगा, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड है ऑब्वियसली बात है कार्बन होगा तो वीक एसिड। जैसे HCN को भी आप वीक एसिड कह सकते हो, है ना, फॉर्मिक एसिड को भी, फिनॉल को भी। और फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकेंड ग्रुप, उनके हाइड्रोक्साइड को छोड़कर जो भी हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाए वो आपका वीक एसिड, वीक बेस होगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका तो वीक बेस है, आयरन का हाइड्रोक्साइड लेंगे तो भी वीक होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो भी वीक होगा। नहीं तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स को के हाइड्रोक्साइड को छोड़कर जो भी आप हाइड्रोक्साइड आप लेंगे वो वीक बेस कहलाएगा। हालांकि इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो क्या बच्चों आपको ये समझ में आ गया नहीं कि अगर हमने दोनों में किसी एक को भी वीक रख दिया तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो 13.7 वैल्यू है वो घट जाएगी। अब आइए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चे। कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लीजिए और 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ ट्रीट कर दो, रिजल्ट मिलेगा आपको सोडियम फ्लोराइड। रिजल्ट क्या मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड एंड वाटर, सोडियम फ्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो -16.7 किलो कैलोरी, -16.7 किलो कैलोरी। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एबव रिएक्शन इज मोर देन 13.7। ऑब्वियस सी बात है, आप देख लीजिए यहाँ पे जो 16.7 है वो 13.7 से ज्यादा है। तो HF plus NaOH gives NaF, produces water, और जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है बच्चों जो एक्सपेक्टेड था आपका -13.7 से उनसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, व्हाई? नहीं तो कहा गया कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एबव रिएक्शन इज मोर देन 13.7। क्यों? तो बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F माइनस, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F माइनस इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सेप्शनली हाई। नहीं तो चूंकि ये जो F माइनस है आपके पास ये बहुत ही छोटे साइज का है बच्चों। जब आप छोटे साइज का है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो जैसे ही आप इन्हें रिएक्शन कराओगे तो इनका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। नहीं तो इससे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से मिला, नहीं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सेप्शनली जो ऐड हुआ, नहीं तो उसमें आपको क्या मिल गया भाई, इनसे ज्यादा मिल गया। तो ये एक एक्सेप्शनल है जिसको आपको ध्यान रखना होगा बच्चे, वो है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड NaOH के साथ ट्रीटमेंट। और एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लीजिए 16.7 है। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हो। अब देखिए इस पे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आप ये स्कूल में भी आ सकता है या नीट में भी आ सकता है कि इफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गिवन एसिड is neutralized by 1 gram equivalent of given base, then arrange them in increasing order of their acidic strength। नहीं तो ये आपके पास है, मान लीजिए A, B, C, D, ये 4 हाइपोथेटिकल एसिड्स हैं जिनका हमने आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है बच्चों। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसमें है -12.3 है, -12.1, -13.7 एंड -12.8 है। अब आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो इसका जो कोरोस्पोंडिंग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा दैट विल बी 13.7। नहीं उससे ज्यादा सिर्फ एक केस में है, वो है आपका HF। बाकी जनरल केस में आप क्या देखेंगे उनसे वैल्यू कम है। नहीं तो जिसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये प्रोसेस क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक है। तो जो जिसका ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बेस रिएक्शन करके जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। नहीं तो आप देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इवॉल्व कर रहा है वो कौन है, HD। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ बच्चे। दूसरे नंबर पे 12.8 है, तो ये हो गया आपका HB। तीसरे नंबर पे कौन है बच्चों, देखिए HA जिनकी वैल्यू -12.3 है, और लास्ट में आपके पास आ गया -12.1। तो ये एसिडिक
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कहेगा अरेंजमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट रिवर्स हो जाएगा भाई। तो Hc उसके बाद Ha देन Hb उसके बाद क्या आएगा Hd, HC HA HB एंड HD। ये होगा pKa वैल्यू, ध्यान देना। नहीं तो कभी कभी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा और कभी कभी pKa वैल्यू पूछ देगा। जैसा कि आप जानते हो कि pK इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ Ka और Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड होते हैं भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है pKa और ये दोनों इनवर्सली हो गए, तो जिसका pKa वैल्यू जितना कम उनकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है वो HD है बच्चों। HD के स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Ka वैल्यू मैक्सिमम होगा। जब Ka वैल्यू मैक्सिमम होगी तो pKa वैल्यू की ऑब्वियस बात है वैल्यू कम कर दीजिए। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 2 मोलर 100 ml HCl and 3 molar 100 ml NaOH are mixed together, then find enthalpy of neutralization. Such type of reactions are found in NEET and MENS. इवन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है। ठीक है, तो 2 molar 100 ml HCl and 3 molar 100 ml NaOH are mixed together, then find enthalpy of neutralization. तो देखो बच्चे क्या करना है, हमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करेगा तो उनके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मिलेगी वो आपको मालूम है। तो हमें क्या करना है, 2 molar 100 ml HCl and 3 molar 100 ml NaOH are mixed together, then find enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया बच्चों मैंने आपको, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो नॉर्मलिटी क्या है, तो देखिए अगर आपके पास HCl है या NaOH है तो वैलेंसी फैक्टर 1 होती है ना। जो वैलेंसी फैक्टर अगर 1 है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों क्या होंगे बच्चे, सेम होंगी। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे फॉर HCl, तो 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 100/1000, क्योंकि आपको ml को लीटर में चेंज करना है। तो ये 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। क्या आ गया बच्चे, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH अगर निकालेंगे आप तो 3 इंटू 100/1000, नहीं तो ये आ गया 0.3। अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट देखना होगा बच्चों। नहीं क्योंकि HCl आपका ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में कम है और NaOH ज्यादा है, तो दैट मींस कि ये NaOH आपका एक्सेस रिएजेंट हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट। इसका 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट इनके 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्शन करेगा, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो 0.2 इक्विवेलेंट ही आएगा बच्चों। नहीं तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करना होगा, जो 0.2 को 13.7 से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो 2.74 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट आपको मिल गया। गेटिंग और नॉट, नहीं तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से बच्चों। नहीं इस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर कहा गया एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताइए 2 molar 100 ml H2SO4 and 4 molar 100 ml NaOH are mixed together, then calculate enthalpy of what, neutralization. 2 molar 100 ml H2SO4 and 4 molar 100 ml NaOH are mixed together, then calculate enthalpy of neutralization. तो देखो बच्चों घबराना नहीं है, ये मोलर है ना, तो हम इसको नॉर्मलिटी में चेंज करना है, इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, तो आप मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो। मोलरिटी मैंने H2SO4 के लिए क्या प्रोवाइड किया आपको 2, तो 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 और 100/1000 सॉल्व करिए तो 2 मोलर 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब होता है 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट। दैट मींस
कि आपने 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट से H2SO4 को NaOH के साथ ट्रीट किया है, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो बच्चों 4 मोलर वैलेंसी फैक्टर 1 100/1000 0.2, या सॉरी 0.4, तो इसका भी 0.4 है और इसका भी 0.4 है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। अब आप 13.7 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बच्चे माइनस 5.48 किलो बोल दो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, इसमें हमें लिमिटिंग रीजन नहीं मिला, दोनों में से किसी से भी आप किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट से आप ये सॉल्व कर सकते थे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि 2 मोलर 100 ml H2SO4 and 2 molar 100 ml NaOH are mixed together, then calculate enthalpy of neutralization। बताइए, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालोगे तो वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप, कितना 2 into 2, 2 क्या है मोलर जो आपको गिवन है, ये 2 क्या है बच्चे वैलेंसी फैक्टर, और वॉल्यूम कितना 100 ml ऑफ 1000 कर दीजिए क्योंकि ml को लीटर में चेंज करना नहीं करना है, यस, तो 0.4 आ गया बच्चे। फिर NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट बताइए ओरली, जल्दी से बताओ। तो आपके पास 2 मोलर है और वैलेंसी फैक्टर 1, तो 2 into 100/1000 दैट इज 0.2। अगेन आपको लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करना होगा बच्चे, तो 0.4 और 0.2 आपका क्या है LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप 0.2 से ही फाइंड करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इक्वल टू आएगा -13.7 into 0.2, सॉल्व करिए 2.74 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। तो आई होप आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आई होप एंजॉय करेंगे, इस पे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे भाई। एक पॉइंट याद रखना कि अगर आपके पास HF है तो ये एक्सेप्शनल वैल्यू शो करेगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है 13.7 वो फिक्स रहेगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो, और दोनों का मोल नहीं ग्राम इक्विवेलेंट लेना होगा आपको, नहीं दोनों का एक एक ग्राम इक्विवेलेंट अगर लेते हैं तो 13.7 फिक्स होगा। ये नहीं कह सकते 1 मोल 1 मोल, 1 मोल के लिए आपको वैलेंसी फैक्टर देखनी, अगर 1 वैलेंसी फैक्टर 1 है तब उस केस में ये चल सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप मेहनत से बढ़ते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी के बारे में बता दूंगा और फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। देन वी विल स्टार्ट विथ इक्विलिब्रियम, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। इक्विलिब्रियम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है बच्चों, और बच्चों को बहुत परेशानी होती है उसमें, तो देख लेंगे। आई होप थर्मोडायनामिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, चूंकि हम लोगों ने एडवांस लेवल नहीं पढ़ा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम लोगों ने इसको स्पेशली स्कूल नीट एंड मेंस लेवल स्टडी किया है, एडवांस लेवल में थोड़ा और हम लोग आगे जाते हैं। एनीवे, तो आप इसको स्टडी करिए, ठीक है, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और इस पे MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। जो बच्चे 11th के लिए हैं वो एक्सरसाइज NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। बाय।